कहानी स्टार्ट होती है और हम गांव को देखते हैं जो कि सपने में अपने बॉस के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जैंग आ जाता है और उसे बुरी तरीके से जगाते हुए उसे कहता है कि बड़े ही बेशरम इंसान हो, तुम्हें इतने बड़े शॉप में काम करने के लिए किसी ने रखा है और तुम उसकी फिक्र ना करते हुए यहाँ पे मजे से सोकर सपने देख रहे हो। इसके बाद वो लोग शॉप के पिछले वाले कमरे में उसे लेकर जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद गांव अपनी वाइफ को देखने के बाद उसे पूछता है कि लिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जाओ की सिक्योरिटी बताती है कि अब से ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा रिच हो गई है और अब से ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, ये तुमसे डिवोर्स चाहती है। डाइवोर्स की बातें सुनकर तो गांव पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और अपनी वाइफ से इसके बारे में पूछता है। तब लिन उसे कहती है कि मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पिछले 3 सालों से हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सैलरी तो सिर्फ 3000 युआन ही है और इतने कम सैलरी के साथ मैं तो तुम्हारे साथ अब अपनी और लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब इसमें बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई गरीब इंसान मुझे अपनी वाइफ कह के बुलाए, इसलिए मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। और फिर वो गांव को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें डाइवोर्स के बाद भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह अब नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर गांव कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। इतना कहने के बाद वो उन पेपर्स को फाड़ देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पुश्तैनी ब्रासलेट मुझे वापस लौटा दो, क्योंकि ये मेरे दादाजी की निशानी है। लेकिन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और इस ब्रासलेट को वहीं पे नीचे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तुम अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड नहीं किए हो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब मैं देखो उसके साथ कितने नाइट स्पेंड करता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके सामने और भी गंदी गंदी बातें करने लगता है, जिसे सुनकर गांव कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए उस ब्रासलेट को उठाने लगता है। ये देखकर जैंग उसके हाथ को मसलने लगता है और फिर वो उसे बुरी तरीके से धक्का मारते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब गांव वहाँ से बाहर आता है तब उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती है। अचानक से उसके मुंह से ब्लड आने लगते हैं और तभी उसकी आंखों के सामने कुछ नंबर भी लिखकर आने लगते हैं, जिसे देखकर तो गांव को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अचानक से उसके ग्रैंडपा की आवाज उसके कानों में घुसने लगती है, जहाँ पे ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि अब समय आ गया है कि गांव फैमिली के मैजिकल पावर अब तुम्हें भी मिल जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए आवाज आना बंद हो जाता है और तभी गांव को आसपास काफी सारे नंबर्स और कुछ लेटर्स लिखे हुए दिखाई देने लगते हैं, जिसे जब वो टच करता है तब वो उसे टच नहीं होता है, तो इधर उधर सभी चीजों को देखने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहीं पर उसकी बॉस चू भी आ जाती है। जैसे वो अपने बॉस को ध्यान से देखता है, वो अपने बॉस के कपड़ों के अंदर से उनकी बॉडी साफ साफ देख लेता है। ये देखकर वो उसके बारे में बात करता है, जिसे सुनकर बॉस गुस्सा होकर गांव के कानों को पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो गए हो। तभी गांव की गलती से पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट टूट जाता है, जिसे देखकर बॉस चू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, आखिर अब बताओ मैं अब तुम्हारा क्या करूं। ये सुनकर गांव कहता है कि बॉस आप प्लीज मुझे माफ कर दो, इसके पैसे आप मेरे सैलरी से कट कर लेना। ये सुनकर बॉस कहती है कि तुम्हारी सैलरी से कट कर लूं, तुम्हें पता भी है कि इसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है, ये पूरे 1 बिलियन की है। पैसों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि ये पॉट किसने खरीदा था। ये पॉट यहाँ के जाने माने गुंडे ने खरीदी थी, जिसका नाम फैंग है। वो बिना सोचे समझे किसी को भी जान से मार देता है, उसने ये खरीदी थी। अब बताओ मैं क्या करूं। अब ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे फैंग उस पॉट को ले जाने के लिए आने वाला भी था। कुछ ही टाइम के अंदर फैंग यहाँ पे पॉट को लेने के लिए आ भी जाता है। पहले वो बॉस से बातें करता है, जैसे बॉस उसे आते हुए देखती है, दोनों मिलकर उस टूटे हुए पॉट को छुपाने लगते हैं। फैंग बॉस से बातें कर रहा होता है, तभी अचानक से टूटे हुए पॉट पे उसकी नजर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे सुंदर पॉट के साथ क्या किया। बॉस चुप फैंग से बहुत ही ज्यादा माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज सर आप हमें माफ कर देना, आप हमसे इसके 2 गुने नहीं 3 गुने पैसे ले सकते हो। फैंग कहता है कि पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मैंने इस सुंदर से पॉट को कितने मेहनत से खरीदा था। इसे मैंने ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत की थी और मैंने इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने फादर के जन्मदिन के लिए खरीदा था। अब बताओ मैं उनके बर्थडे गिफ्ट के तौर पे क्या ले जाऊँ, तुम दोनों का सर लेकर जाऊँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा सुनते हुए दोनों डरने लगते हैं। गांव अपनी बॉस को बचाने के लिए कहने लगता है कि फैंग सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि ये पॉट मुझसे टूटा था। लेकिन वही बॉस अपने स्टाफ गांव को बचाने के लिए कहती है कि बॉस ये मुझसे टूट गया था और इसके लिए मैं पैसे दे सकती हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर फैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों को ही एक दूसरे को बचाना है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों में इसे किसने तोड़ा था, बस मुझे एक नया सेम ऐसे ही दूसरा पॉट मुझे लाकर दे दो, नहीं तो मुझे इस पॉट की 3 गुनी कीमत लाकर दे दो। अगर तुम दोनों इन दोनों में से अगर कुछ नहीं करते हो तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा और तुम्हारी बॉडी को रैप अप करके अपने पापा को गिफ्ट के तौर पे दे दूंगा। क्या कहते हो, मैं ऐसा करूँ? ऐसी बातें सुनकर दोनों डरने लगते
लगते हैं, लेकिन तभी गाओ अपने दिमाग का यूज करता है और कहता है कि बॉस आपने ये जो पॉट दिया था माना कि ये हमसे टूट गया, लेकिन ये जो पॉट था वो नकली था। फैन कहता है कि अच्छा, एक तो तुमने मेरी एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट को तोड़ दिया और ऊपर से तुम इसे नकली बता रहे हो। गाओ कहता है कि सर मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो टूटे हुए फ्लावर पॉट का एक पार्ट लेता है और उसे दिखाने लगता है और साथ ही उसके मटेरियल के बारे में बात करने लगता है और बताता है कि जिस मटेरियल से इसे बनाया गया ये मटेरियल आज के दौर में मिलता है, ये पुराने दौर में ये मटेरियल नहीं मिलता था। इतना कहने के बाद वो सारी चीजें फैन को समझाने लगता है। ये देखकर फैन को भी इस पे विश्वास हो जाता है। वो कहता है कि मुझसे पूरा शहर डरता है, लेकिन उस बेवकूफ ने मुझे ये नकली चीज बेच दी, इसके लिए मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सारी चीजें इतनी आसानी से ठीक हो जाने के बाद बॉस जो काफी ज्यादा खुश होती है और गाँव को कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि वो नकली है। गाँव मजाक में ही अपनी सच्चाई बता देता है और कहता है कि क्योंकि मेरी आंखें जादुई हैं, वो सारी चीजें आसानी से देख लेती हैं। इस बात पे बॉस को तो ज्यादा भरोसा नहीं होता है, लेकिन उसे कुछ काम होता है, इसलिए वो अपने साथ गाँव को भी दूसरी जगह पे लेकर चली जाती है। जहाँ पे जाने के बाद बॉस चू बताती है कि मैं यहाँ पे कीमती पत्थर खरीदने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और वैसे भी यहाँ का रूल है कि यहाँ पे पहले पत्थर को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है और आपको पैसे लगाने के बाद इनमें से किसी एक पत्थर को चूज करना होता है और तीनों पार्ट्स के पत्थर की अलग अलग प्राइस होती है। तो क्या तुम मेरे लिए कम पैसों में एक अच्छा सा पत्थर चूज कर सकते हो? ये सुनकर गाँव कहता है कि ठीक है बॉस। तभी यहाँ पे जाओ, गाँव की वाइफ लिन और साथ ही उसकी सेक्रेटरी तीनों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो गाँव का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे गरीब इंसान की यहाँ पे कौन सी जरूरत है जो यहाँ पे आया है। ऐसा कहते हुए वो उसे काफी सारी बातें सुनाने लगते हैं और वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और सेक्रेटरी तो बहुत ही ज्यादा उछल रही होती है। तभी गाँव उसे स्कैन करता है और उसे जादुई आंखों से उसे पता चल जाता है कि इसकी इनर बॉडी कैसी है। वो उसके बॉडी के बारे में बात करने लगता है और उसे बॉडी शेम करने लगता है, जिस वजह से सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद लिन गाँव से कहती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ होने के नाते मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ पे अपनी बेइज्जती बहुत ही ज्यादा करा लोगे। तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम अपने पैसों को यहाँ पे फंसाओ मत, तुम आसानी से यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन गाँव उसकी बातें नहीं मानता है और वहाँ के सबसे कम प्राइस के एक पत्थर को खरीद लेता है और इसे खोलने के लिए कह देता है। ये देखकर तीनों गाँव को फिर से बातें सुनाने लगते हैं और इसे कहने लगते हैं कि इससे पत्थरों के बारे में क्या पता होगा। लेकिन तभी जो गाँव ने पत्थर दिया होता है उसे ओपन किया जाता है और वो पत्थर तो बहुत ही ज्यादा रेयर निकल जाता है। वो पत्थर अंदर से ग्रीन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और इसकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग गाँव के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जाओ गाँव को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो उसे कहता है कि शायद इस बार तुम्हारा तुक्का लग गया होगा और तुम्हारे हाथ कीमती पत्थर लग गया, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो उसे इसके साथ बैट लगा लेता है और कहता है कि अगर इस बार तुमने अच्छा पत्थर चूज किया तो मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग पत्थर को चूज करने लगते हैं। जहाँ पे जाओ बड़े ही ध्यान के साथ पत्थरों को चेक करने लगता है और धीरे धीरे चेक करने के बाद वो एक पत्थर को फाइनल करता है। इधर गाँव पूरी तरीके से शांत होता है और वो आराम से पत्थर को देख रहा होता है। ये देखकर बॉस चू से कहती है कि आखिर तुम इतने रिलैक्स क्यों हो, जल्दी से अच्छे से पत्थर को चूज करो ना। गाँव उसे समझाता है कि मुझे इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पत्थर चुन कर निकालूंगा। थोड़ी देर के अंदर जाओ अपना पत्थर चूज कर लेता है और फिर वो उसे कट करने के लिए दे देता है। जैसे इसके पत्थर को काटा जाता है पत्थर अंदर से ब्राउन निकलता है जो कि ये कीमती होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और जाओ को शाबाशी देने लगते हैं कि उससे पत्थर के बारे में ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जैसे ही गाँव का पत्थर आता है सबका नजरिया ही एक बार फिर से बदल जाता है, क्योंकि इस बार भी जो गाँव ने पत्थर चूज किया होता है वो अंदर से ग्रीन होता है और जिसकी प्राइस 500 मिलियन वॉन की होती है। प्राइस सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये पत्थर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इतना कीमती पत्थर देखकर जाओ की नीयत पूरी तरीके से बदल जाती है। वो हारने के बाद भी उसे पैसे नहीं देता है और न ही उस ग्रीन पत्थर को उसे हासिल करने देता है। ये देखकर गाँव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे काफी भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ पे जाओ के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जो मेरे परिवार को खत्म करना चाहता है। यहाँ पे आने के बाद जैसे उन्हें इस ग्रीन पत्थर के बारे में और इसके कॉस्ट के बारे में पता चलता है वो अपने बेटे की साइड हो जाते हैं और सभी से कहते हैं कि मैंने इन सभी पत्थर को पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को बेच दिया है, इसलिए ये पत्थर यहाँ पे किसी के हाथ में नहीं लगने वाला है। जिसने भी इस पत्थर को खरीदा था हम उसके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इनमें से एक भी पत्थर हम आपको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पहले ही मैंने इन सभी पत्थर को अपनी गर्लफ्रेंड को बेच दिया है। ऐसी नाइंसाफी देखकर सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बॉस चू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और काफी सारी बातें जाओ के डैड को और उसकी गर्लफ्रेंड को सुनाने लगती है। लेकिन इन सबको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास पेपर्स भी होते हैं। वो उन पेपर्स को सभी को दिखाने लगते हैं। इसमें गाँव के साथ काफी बुरा हो रहा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा कीमती पत्थर पाने के साथ साथ शर्त के 1 बिलियन जीतने के बाद भी गाँव के हाथ में कुछ भी नहीं लगा
होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है फैंग की। फैंग यहाँ पे आने के बाद कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे पत्थर बेचा जा रहा है और वो भी बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो मैं भी यहाँ पे कुछ पत्थर खरीदने के लिए आ गया हूँ। जाओ के डैड बताते हैं कि सर सारे पत्थर तो हमने पहले ही किसी को बेच दिया है, इसलिए आप इनमें से किसी भी पत्थर को नहीं खरीद सकते हो। ये सुनकर फैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कैसी बात हुई, अगर सारे पत्थर बिक गए थे तो यहाँ पे ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी, पहले ही सारे पत्थर यहाँ से हटा देना चाहिए था ना। मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है और मैं यहाँ पे इस चीज को खरीदने के लिए आया हूँ। अब फैंग इस शहर का काफी बड़ा गुंडा होता है, इसलिए इसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। इसके बाद वो गाँव से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए 10 अच्छे पत्थर चूज कर सकते हो, मुझे इनमें से 10 पत्थर खरीदना है। ये सुनकर गाँव कहता है कि बेशक, और उसके बाद वो अपना आई स्कैन स्टार्ट करता है और उनमें से एक्सपेंसिव पत्थर को चूज कर लेता है और उसके बाद वो फैंग को बता देता है कि आपको ये पत्थर खरीदना चाहिए। इसके बाद गाँव अपनी जीती हुई सारी एक्सपेंसिव चीजें लेकर घर पे आ जाता है। जैसे वो घर पे आता है, बॉस चू तो उसकी दीवानी हो गई होती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊं? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तुम्हें बताना होगा कि मैंने अंदर क्या पहना है। जैसे ही हीरो अपना आई स्कैन करता है उसे पता चलता है कि इसने तो कुछ नहीं पहना है, इसलिए गाँव अपनी नजरें नीचे करता है और वहाँ से शर्माते हुए वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो बाहर आता है, गाँव की मुलाकात एक दूसरे गुंडे से होती है जिसका नाम चैंग होता है। उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर होता है और वो जबरदस्ती उस पत्थर को उसे खरीदने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी से इस पत्थर को खरीद लो और मुझे बहुत सारा पैसे दे दो। आवाज सुनकर बॉस चू भी बाहर आती है और जब उसे सारी बातें पता चलती हैं तब वो चैन पे गुस्सा होती है और कहती है कि कैसी बदतमीजी है, एक बेकार से पत्थर को तुम मुझे बेच रहे हो और चाहते हो कि हम तुम्हें इतने सारे पैसे भी दे दें। हम तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ से शांति से निकल लो। ये सुनकर चैन को गुस्सा आता है और वो उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है और फिर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से डराने लगता है। ये सुनकर बॉस चू को डरने लगती है और डरते डरते वो उसे चेक देने लगती है, लेकिन गाँव उसे लेकर फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ। ये देखकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो गाँव को मारने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन तभी गाँव अपनी मैजिक का यूज करता है और वो उसे फ्रीज कर देता है। और जब गाँव उसे फ्रीज करता है तब उसे पता चलता है कि ये पर्सन इसके साथ किस तरीके से हमला करने वाला है, इसलिए वो पहले से रेडी हो जाता है और उल्टा इसे ही पीटने लगता है। आगे वो बाकी गार्ड्स को भी बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है, जिस वजह से चैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके बाद गाँव चैन को बहुत ही बुरी तरीके से डराता है। ये देखकर वो डर जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। बॉस चू को ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो गाँव से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो उसे एक एग्जीबिशन के बारे में बताती है और कहती है कि एक एग्जीबिशन होने वाला है और 2 दिन बाद, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। गाँव भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और 2 दिन बाद ये दोनों उस एग्जीबिशन में जाते हैं। जैसे ही वो दोनों एंटर होते हैं वहाँ पे उनका फिर से सामना ली जाओ और जाओ की सेक्रेटरी से हो जाता है। जाओ जैसे उसे देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैसा नसीब है, जहाँ पे जाओ तुम दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हो। जहाँ पे इन दोनों में फिर से बहस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ली बॉस चू से कहती है कि आखिर तुमने इस लड़की में क्या देखा था जो तुम इसके साथ हो। बॉस चू कहती है कि वही जो तुमने नहीं देखा था और इसे छोड़ दिया, अब से ये मेरा आदमी है और हमेशा मैं इसके साथ रहने वाली हूँ। ये सुनकर तो ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है। जब एग्जीबिशन स्टार्ट होती है तब पहली चीज लाई जाती है जो कि एक फल होती है और यहाँ पे इसकी बोली 10,000 युआन से स्टार्ट होती है। ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही गाँव इस फल को देखता है वो अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये काफी रेयर फल है और बहुत ही ज्यादा नया फल है। फिर वो चू को इस फल के बारे में बताता है और बताता है कि ये फल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप इस फल को खाते हो तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप अगले 10 सालों तक किसी भी बीमारी के चपेट में नहीं आओगे, आप जवान और सुंदर रहोगे, आपकी एज भी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये जितनी कॉस्ट इसे बता रही है इसकी कॉस्ट तो इससे कई गुना ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट तो कम से कम 10 बिलियन होनी चाहिए क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलती है। ऐसा सोचते हुए और ये सारी बातें बताते हुए वो इस चीज को ले लेता है। जाओ जब उसे इस चीज को खरीदते हुए देखता है तब वो बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले प्रोडक्ट को ऐसे खरीद लेता है ताकि वो गाँव को दिखा सके कि उसके पास भी कितने सारे पैसे हैं। लेकिन गाँव तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अच्छी अच्छी चीजों को खरीद रहा होता है, लेकिन जाओ तो सिर्फ गाँव को दिखाने के लिए ये सारी चीजें ऐसे ही खरीद रहा होता है। लास्ट में आगे ये लोग एक फ्लावर पॉट पे लड़ते लड़ते उसकी प्राइस 5 मिलियन तक पहुंचा देते हैं और गाँव उस फ्लावर पॉट को जीत लेता है। फिर गाँव जीतने के बाद उस फ्लावर पॉट के पास जाता है और उसे सबके सामने तोड़ देता है। ये देखकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हो गए हैं जो तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, या लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसे कहते हुए वो गाँव को जज करने लगते हैं। लेकिन गाँव उस पॉट को तोड़ने के बाद उसमें से एक ब्लैक कलर की कोई चीज बाहर निकालता है और उसे सबके सामने दिखाने लगता है और कहता है कि मैंने इस चीज को पाने के लिए इस पॉट को तोड़ दिया है। और फिर वो उसके बारे में कि वो उस ऑब्जेक्ट
के बारे में कई सारी बातें बताने लगता है, जिसे चेक करने के लिए जब मास्टर आगे आता है तब तो वो उसे देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस चीज को ढूंढने में निकल गई। ये तो हमारे कंट्री का खजाना है, अगर मैं इसमें मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कई सारी बातें बताने लगता है कि ये बहुत ही पुरानी चीज है और उसके बारे में बताने लगता है कि ये राजा महाराजा के पास हुआ करती थी, जो कि काफी नायाब है। तभी जाओ के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि ये नायाब चीज मैं खरीदना चाहता हूँ, तुम उसे चाहो तो इससे 1000 गुना ले सकते हो, मैं तुम्हें 500 मिलियन वॉन दे सकता हूँ। गाओ कहता है कि जो चीज मैंने 5 मिलियन में खरीदी है उसके लिए तुम मुझे 500 मिलियन वॉन दे रहे हो, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं इसे किसी को बेचना नहीं चाहता हूँ। ये चीज हमारे देश का खजाना है और मैं अपने देश को इसे फ्री में देना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और जाओ और उसके डैड गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चू गाओ से कहती है कि मेरे ग्रैंडपा ने एक पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उसमें चलो। इसके बाद चू गाओ को अपने साथ ग्रैंडपा की पार्टी में ले जाती है और वहाँ पे ले जाने के बाद वो सबको गाओ को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो उसका फियांसे है। ग्रैंडपा तो गाओ के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं और उससे अच्छी तरीके से बातें करते हैं, लेकिन जो गाओ के अंकल की बेटी होती है जिसका नाम मैंग होता है, वो गाओ के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि गाओ कोई गरीब लड़का है, इसलिए वो उसकी इंसल्ट करने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी राह चलते पर्सन को अपना फियांसे नहीं बना लेना चाहिए, तुम्हें अपने जीवन साथी ऐसा ढूंढना चाहिए जो कि अमीर हो, जैसा कि मेरा पति है। और वैसे भी तुमने ये सोचा कैसे कि ये फटीचर हमारे चू फैमिली का सदस्य बन सकता है। ऐसा कहते हुए सभी लोग चू के साथ गाओ की भी काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि बताओ तुम इस पार्टी में आ गए हो, हमारे ग्रैंडपा के लिए कौन सा गिफ्ट लाए हो। ये सुनकर तो गाओ उनके किसी भी बातों का जवाब नहीं देता है, लेकिन वो ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लाया होता है। वो गिफ्ट ग्रैंडपा को वो देने लगता है, जो कि वही नायाब से दिखने वाली कीमती फल लाया होता है जिसे उसने लास्ट टाइम उस एग्जीबिशन में जीता था। वो इस कीमती फल को एज अ बर्थडे गिफ्ट के तौर पे ग्रैंडपा को देता है और कहता है कि ग्रैंडपा अगर आप इसे खाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि इसे खाने से आपकी जिंदगी और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप तंदुरुस्त और अच्छी जिंदगी जियोगे। ये सुनकर ग्रैंडपा को भी अच्छा लगता है और वो उसके हाथ से उस फल को ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो फल अच्छा और यूनिक लग रहा था। वो उस फल को लेकर जैसे ही खाने वाले होते हैं, मैंग उनके हाथ में मार देती है जिससे कि फल नीचे गिर जाता है और फिर वो अपने पैरों की जूती से उसे कुचल देती है। ये देखकर ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मैंग को काफी सारी बातें सुनाने लगते हैं, उसे बहुत ही ज्यादा डांट भी लगाते हैं। ये देखकर मैंग के मॉम एंड डैड ग्रैंडपा को बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आप इसे बातें क्यों सुना रहे हो, ये बेकार सा फल लाया था जिसे मेरी बेटी ने आपसे खाने से रोक लिया, कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाती तो। अपने मॉम डैड से इस तरीके से सपोर्ट मिलने के बाद मैंग फिर से उन दोनों की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि इस बड़े से बर्थडे पे तुम सब ये छोटी मोटी फल लाए हो और तुम सब चाहते हो कि मेरे ग्रैंडपा उसे खा ले और खाकर उनकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए मैंने उसे पैरों से कुचल दिया। तुम सबको ग्रैंडपा को गिफ्ट ही देनी थी तो तुम्हें एक्सपेंसिव और अच्छी गिफ्ट देनी चाहिए, जैसे मेरे पति ने दिया था। तभी मैंग का हस्बैंड लू आ जाता है, जो कि एक बड़े से बैंक में मैनेजर होता है। यहाँ पे वो अपने हस्बैंड का शो ऑफ करने लगती है, लेकिन जैसे ही लू यहाँ पे आता है और वो उस फल को देखता है, उसे भी वो फल कुछ जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो जमीन से ही उस कुचले हुए फल के कुछ पार्ट्स लेता है और जिसे वो टेस्ट करने लगता है। ये देखकर मैंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से जमीन पे कुचले हुए फल को कैसे खा सकते हो। ये सुनकर लोग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई इस नायाब से फल को कुचलने की। तुम लोगों को पता भी है कि ये कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर कोई पर्सन इसे खा लेता है तब उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, उसका एज भी बढ़ जाएगा और वो ज्यादा दिनों तक जवान रह सकता है। यही नहीं, जो पर्सन इसे खाता है वो एक अच्छी और तंदुरुस्त लाइफ जीता है। तुम लोगों को पता है कि ये कितनी ज्यादा कीमती है, इस पे अगर लाखों पैसे खर्च भी कर दे तो ये आसानी से नहीं मिलता है। और तुम ना समझ औरत बिना कुछ सोचे समझे इस नायाब से फल को पैरों से कुचल दिया, इसे आखिर यहाँ पे लाया किसने था। किसी को तो लू की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इस फल को यहाँ पे गांव ने लाया था और ये लोग गांव को इतने ज्यादा अमीर समझ नहीं रहे थे, इसलिए वो उसे चोर कह देते हैं और कहते हैं कि शायद ये कहीं से चुरा कर लाया होगा, जो कि ये बात पे तो सभी बड़े आसानी से बिलीव कर लेते हैं। इसके बाद लू गांव से कहता है कि मुझे इस फल के बारे में सारी बातें बताओ कि तुम्हें ये फल कहाँ मिला था, क्योंकि मुझे इस फल के बारे में सारी बातें सच सच जाननी है। ये सुनकर बॉस चू कहती है कि इस फल को गांव ने एग्जीबिशन में जीता था, जो कि इसकी बातें ये सुनकर ये लोग फिर से इस पे शक करने लगते हैं और कहते हैं कि चू तुम्हारे मॉम एंड डैड माना कि मर गए हैं, लेकिन तुम ये झूठ बोलना कहाँ से सीख गई हो, तुम्हें इस तरीके से झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अब इस पर गांव भी अपने आप को साबित करने के लिए इनसे कहता है कि ये सच कह रही है, मैंने इसे एग्जीबिशन में हासिल किया था और अगर आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप उस एग्जीबिशन में कॉल करके पता कर सकते हो, आपको सारी बातें सच सच पता चल जाएंगी। लेकिन अभी भी कोई भी गांव पे बिलीव नहीं करते हैं, वो उसे चोर कह के बुलाने लगते हैं। ये सारी चीजें देखकर ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी को डांट लगाते हैं और उन सभी से कहने लगते हैं कि बेशर्मो, एक तो तुम सब कोई काम नहीं
करते हो, मेरी कंपनी की वजह से मेरे घर पे पड़े रहते हो और प्यारी सी बच्ची को भला बुरा कह रहे हो जो कि अपने दम पर एक शॉप को खोली है और उसे आराम से चलाती है बिना ये सोचे कि उसके ग्रैंडपा के पास इतनी सारी दौलत है तो उसे इस तरीके से मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम सब तो बिना कुछ करे मेरे घर पे पड़े रहते हो। ऐसे ही ग्रैंडपा सभी को और भी बातें सुनाने लगते हैं। ये देखकर लुक ग्रैंडपा को शांत करता है और बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे उन्हें उनका गिफ्ट देता है जो कि एक पुरानी कीमती पेंटिंग होती है। जैसे ही गाव उसे देखता है वो उस पेंटिंग को छीन लेता है और कहता है कि ग्रैंडपा को इस पेंटिंग को मत दिखने दो। तो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी पेंटिंग को मुझसे छीनने की, तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट खराब हो गया तो तुम मेरा भी बर्थडे प्रेजेंट खराब करना चाहते हो। गाव कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग थोड़ी सी डेंजरस है जिससे ग्रैंडपा को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस पेंटिंग को ना देखे। सभी को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो गाव से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए जो तुम इस तरीके से बातें कर रहे हो। ये सुनकर गाव कहता है कि मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। लू कहता है कि आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो कि ये पेंटिंग डेंजर है जिससे ग्रैंडपा को नुकसान हो सकता है, आखिर इस पेंटिंग के अंदर ऐसा क्या है। गाव कहता है कि ये प्यारी सी दिखने वाली पेंटिंग जिसे काफी पहले बनाया गया था, उस पेंटर को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने और भी ऐसे ही काफी सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन ये जो पेंटिंग है वो उन सबसे अलग है क्योंकि इस पेंटिंग को खास रीजन से बनाया गया है जिसमें नेगेटिव पावर्स होती हैं और अगर हम जैसे आम पर्सन इसे देखते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग या फिर कोई बच्चा इस पेंटिंग को ध्यान से देखता है या फिर इस पेंटिंग के आसपास भी रहता है तो इससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर आप सबको ये सारी बातें झूठ लग रही है तो मैं अपने बात को साबित भी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो एक बड़े से बॉल में पानी मंगाता है और पेंटिंग की छवि को उस पानी में लाता है। जैसे ही लोग उस बाउल के अंदर उस पेंटिंग को देखते हैं उन्हें एक ब्लैक कलर का हवा दिखाई देता है जिसे देखकर उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि इस पेंटिंग के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव पावर है। सभी ये देखकर तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। जो गांव से पूछती है कि तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में कैसे पता था। अब गांव कैसे बताता कि जैसे उसने इस पेंटिंग को देखा था, इसकी मैजिकल आईज ने इससे पहले इसके बारे में बता दिया था, लेकिन वो इस बात को छुपाता है और वो उसे कहता है कि मैंने किसी बुक में इसके बारे में पढ़ा था। तभी यहाँ पे जाओ की डैड और उनके साथ एक पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम डोंग होता है। इन दोनों को देखकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों के साथ इनकी दुश्मनी चल रही होती है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ इस समय इस पार्टी में क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने इन्विटेशन नहीं दिया है इस पार्टी में आने के लिए। ये सुनकर डोंग कहता है कि ग्रैंडपा शांत हो जाइए, मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं आपका बुद्धा का सर वापस लौटाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या ये बात सच है, जो तुम मेरी चीजें चुरा कर ले गए थे वो तुम मुझे वापस कर रहे हो, और मैं इस बात पे बिलीव कैसे करूँ कि जो तुम बुद्धा का सर लाए हो वो असली है। कहीं तुम झूठ बोलकर हमारे बीच की दुश्मनी को ऐसे खत्म करके हमारे घर से और भी चीजें चुरा कर यहाँ से लेकर जाना तो नहीं चाहते हो ना। ये सुनकर डोंग कहता है कि आप इतने निगेटिव क्यों सोचते रहते हो, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ और आप ले भी नहीं रहे हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं बस आपको गिफ्ट दिखाकर यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो बुद्धा का सर बाहर निकालता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा कीमती होती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि ग्रैंडपा आपको ये अब चाहिए ना, अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये बताना है कि ये असली है या फिर नकली। अगर आप इसे सही तरीके से गेस करते हो तो मैं इसके साथ आपकी चुराई गई सारी चीजों को वापस लौटा दूंगा, लेकिन अगर आप हारते हो और आपका पता नहीं चलता है कि ये पुतला असली है या फिर नकली तो आपको अपनी कंपनी मुझे देनी होगी। ये सुनकर ग्रैंडपा अपने बेटे को आगे भेजते हैं उसे जांच करने के लिए, लेकिन उनके बेटे को कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर जब गांव अपने मैजिक का इसका यूज करके उस बुद्धे के सर को देखता है तब उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन अभी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को ग्रैंडपा ने बुलाया था उस पुतले की जांच करने के लिए। यहाँ पे जब वो जांच करते हैं तब वो बताते हैं कि ये असली है, जो कि ये बात सुनकर गांव आगे बढ़ता है और उस पुतले को तोड़ देता है और कहता है कि ये नकली है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक दूसरी चीज बाहर निकलती है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं, लेकिन तभी गांव उस दूसरी चीज को भी तोड़ देता है जिसके अंदर से एक ब्लैक कलर का सर्कल निकलता है। किसी को पता नहीं होता है कि क्या है, लेकिन गांव को पता होता है कि वो क्या है क्योंकि लास्ट टाइम उसने एग्जीबिशन में ऐसे ही कुछ चीज को खरीदा था, इसलिए वो इसके बारे में सभी को बताता है और वो ये भी बताता है कि इन लोगों को ये असली इसी चीज की वजह से लग रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ऊपर वाला बुद्धा का सर नकली है। ये देखकर डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो हार गया था, लेकिन वो अब भी ग्रैंडपा से बहस करता है और कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तुम्हें इस बुद्धा को बिना तोड़े इसे बताना था कि ये असली है या फिर नकली, तुमने चीटिंग की है, इसलिए तुम्हें एक बार और मैं मौका दे रहा हूँ। कुछ ही टाइम के बाद एक और एग्जीबिशन होने वाला है जहाँ पे तुम कुछ कीमती चीजों को लाओगे और मैं भी कुछ कीमती चीजों को भेजूंगा। अगर मेरी वस्तुएं तुम्हारे वस्तुओं से ज्यादा कीमती होती है तो तुम्हें फिर से अपनी कंपनी के साथ मुझे ये सारी चीजें लौटाना होगा। इतना कहने के बाद वो शर्त लगाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा गांव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने आज मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार का मुखिया घोषित करता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसे एक येलो कलर का बेस्ट दे देते हैं। ये देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ग्रैंडपा से लड़ने लगते हैं कि आखिर ये सारी चीजें उस लड़के को क्यों दी जा रही है जबकि फैमिली में इतने सारे लोग हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा उन पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा रिएक्ट मत करो
कि जैसे मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये जो यहाँ पे आया था वो तुम ही लोगों के कहने पे आया था और तुम लोग धोखे से मेरी कंपनी को मुझसे हथियाना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने ये घटिया प्लान बनाया था, इसलिए मैं अपनी कंपनी में से अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो सारी चीजें गांव को दे देते हैं। देकर चू गांव से इम्प्रेस हो जाती है और इसे किस कर देती है। इसके बाद ये दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद चू फुल रोमांटिक मूड में होती है और गांव के साथ कुछ रोमांटिक पल स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो उसके क्लोज जाने लगती है। लेकिन जैसे वो उसके क्लोज जाती है, घर का डोरबेल बज जाता है। गांव अपने आइस का यूज करता है और उसे पता चलता है कि दरवाजे के उस तरफ ग्रैंडपा है, जो कि वो चू को बता देता है। इसलिए चू दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है। ग्रैंडपा घर के अंदर आते हैं और गांव से थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वो उसे कहते हैं कि मेरी और तुम्हारे लिए इस कंपटीशन को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए सारी चीजें बारीकी से चेक करना और हाँ, कल तुम मेरे साथ एक दूसरी जगह पे चलना जहाँ पे हमें जरूर कुछ कीमती चीजें मिल सकती हैं। इतना कहने के बाद ग्रैंडपा अपने घर चले जाते हैं। अब सीन हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे गांव चू के साथ और उसके ग्रैंडपा के साथ एक लेडी से मिलने के लिए जाता है, जिसका नाम जू होता है, जो कि काफी रिच लेडी होती है और इसके पास कई सारी कंपनियां होती हैं। लेकिन जब वो गांव को देखती है तब वो उसके एज से उसे जज करने लगती है और कहती है कि इतने छोटे से लड़के को इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा, इसे कैसे पता चलेगा कि जो मैं चीज इसे बेच रही हूँ वो असली भी है या फिर नकली। लेकिन जाओ तो उस स्टेचू वाले पक्षी को देखकर एक ही बार में पहचान लेता है और कहता है कि जो चीज आप मुझे बेच रही हो वो नकली है। इस बात से तो जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे काफी सारी बातें सुनाने लगती है। सामने के लोग भी उसे काफी सारी बातें सुना रहे हैं कि तुम इस लेडी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। मिसेस जू तो इतनी ज्यादा रिच लेडी है, आखिर वो नकली चीज खरीदकर किसी को बेचना क्यों चाहेंगी, उन्हें पैसों की क्या जरूरत है। लेकिन गांव भी अपनी बात पे अड़ा रहता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये रिच लेडी है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो नकली है। ऐसा कहते हुए वो उस पुतले के बारे में कई सारी लॉजिकली बातें बताने लगता है, जो कि सुनकर जू को भी थोड़ा शक होता है। इसलिए जिस पर्सन से उसने खरीदा था उस पर्सन के बारे में वो पता लगाती है। कुछ टाइम के बाद उसे पता लग सकता है कि जो चीज इसने खरीदी थी वो नकली है। इस बात से मिसेस जू भी काफी शॉक्ड रहती है, लेकिन गांव को वो थैंक्स कहती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ करना कि पहले मैंने तुम्हारे बातों पे बिलीव नहीं किया। वैसे जब चाहो तुम मेरे पास आकर मुझसे मदद ले सकते हो, क्योंकि तुमने मुझसे आज इतनी बड़ी गलती होने से बचा ली। ये सुनकर गांव उसकी बातें सुनता है और तभी उसे कुछ ब्लैक कलर की चीजें उसके पेट पे चलती हुई दिखाई देती है। ये सुनकर मिसेस जू से वो कहता है कि आप मेरी हेल्प बाद में करना, लेकिन आपको अभी हॉस्पिटल चले जाना चाहिए क्योंकि आपकी कंडीशन बहुत ही जल्द खराब होने वाली है। इस बात को सुनकर मिसेस जू को अच्छा नहीं लगता है और उन्हें इंसल्ट फील होता है। ये देखकर गांव कहता है कि मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगी। आप जब इस ताश की गड्डी को अपने हाथ में लेंगी और जब भी उसे अपनी तरफ करेंगी तो आपको इक्का ही मिलेगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सबके यहाँ से चले जाने के बाद जू को तो उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक बार इस चीज को ट्राई करती है और वो ताश की गड्डी को लेकर उसे देखना स्टार्ट करती है। जैसा गांव ने बताया था बिल्कुल वैसा ही होता है और एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसे देखकर वो डर जाती हैं और तुरंत हॉस्पिटल चली जाती हैं। अब आगे हम उस एग्जीबिशन को देखते हैं जहाँ पे चू के ग्रैंडपा की तरफ से गांव लड़ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ से एक काफी मशहूर पर्सन लड़ रहे होते हैं जिन्हें इन सारी चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता है। और जैसे ग्रैंडपा उस पर्सन को देखते हैं, अपनी पोती से उस पर्सन के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि ये अपने काम को लेकर काफी ज्यादा अच्छे हैं, लगता है कि गांव को इसमें काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। इसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इसे देखने के लिए काफी सारे लोग भी आए होते हैं और साथ ही फैंग भी इस कंपटीशन को देखने के लिए आया होता है। बूढ़ा अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आगे करता है, जो कि सोने का घोड़ा होता है, जो कि राजा महाराजा के युग का होता है। और वहीं दूसरी तरफ गांव होता है जिसने 2 बैंगल्स रखे होते हैं जिसे जेड बंडल से बनाया गया होता है। लेकिन इतने कीमती बैंगल्स रखने के बाद भी वो बूढ़ा जीत जाता है और दूसरा राउंड स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे बूढ़ा एक तलवार लाता है, वहीं पे गांव एक बड़ा सा पत्थर पेश करता है जिसे उसने लास्ट टाइम उस गुंडे से हासिल किया था। दोनों चीजों को चेक किया जाता है और यहाँ पे फिर से बूढ़े की एंटिक तलवार आगे हो जाती है और इसे कीमती बताया जाता है। ये सुनकर गांव को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम लोगों को पता है कि ये जो पत्थर मैं यहाँ पे लाया हूँ कितनी ज्यादा कीमती है। और फिर वो गुस्से से उस तलवार को जमीन पे फेंक देता है और फिर वो पानी से भरे हुए एक बाउल को वहाँ पे मंगाता है और अपने पत्थर को उस पानी में डाल देता है। जैसे वो ऐसा करता है वो पत्थर अपना रंग बदलने लगती है, क्योंकि वो पत्थर अंदर से पूरी तरीके से सोने की होती है। यही नहीं, उस पत्थर पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा भी होता है जिसके बारे में गांव सभी को बताने लगता है। ये सुनकर ग्रैंडपा आगे आते हैं और उस पे लिखा हुआ पढ़ने लगते हैं और सभी को उस पत्थर के बारे में बताने लगते हैं। जज भी सामने आकर उस पत्थर को चेक करते हैं और इस राउंड का विजेता वो गांव को घोषित कर देते हैं। लास्ट तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे बूढ़ा एक बॉक्स को लाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर आ रही होती है। सभी को वो बॉक्स अच्छी और कीमती लगती है, इनफैक्ट गांव को भी वो बॉक्स अच्छी लगती है। इसके बाद बारी आती है गांव की। गांव इस बार पुराने जमाने की रानी की ड्रेस को पेश करता है जिसे चू पहनकर यहाँ पे आई होती है, जिसे पूरे सोने से बनाया गया होता है और जिसपे चांदी का भी काम होता है। सभी लोग उस ड्रेस के पास आते हैं और उसे पास से चेक करने
करने लगते हैं। सभी को उस बॉक्स से ज्यादा इस गांव की ड्रेस पसंद आई होती है और ये ड्रेस उससे कीमती भी होती है, इसलिए बार का भी विजेता गांव होता है और 2 राउंड जीतने की वजह से यहाँ का विनर गांव को घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अनाउंस होता है वहाँ पे जाओ यहाँ पे आता है और इन सारी चीजों को रोकते हुए कहता है कि अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरे पास भी कुछ है। और इतना कहने के बाद वो एक ग्रीन कलर का बड़ा सा पत्थर लाता है और कहता है कि मैं उस बॉक्स के बदले कंपटीशन के अंदर इस पत्थर को शामिल करना चाहता हूँ। सभी लोग तो इतने बड़े ग्रीन पत्थर को देखकर सबसे पहले काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ग्रीन पत्थर काफी ज्यादा कीमती होती थी और वो भी ये इतनी ज्यादा बड़ी थी कि निगाहें तो इस पत्थर पे अटक जाती है। और जाओ इसी मौके का फायदा उठाकर इसे कंपटीशन के अंदर एंटर करना चाहता था, जो कि सरासर गलत था। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि कुछ लोग तो उसे सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है फैंग की, जो कि गांव को सपोर्ट करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कंपटीशन पहले ही खत्म हो चुका है और गांव इस कंपटीशन का विजेता है, इसलिए अब तुम कोई भी चीज इस कंपटीशन में शामिल नहीं कर सकते हो। लेकिन ये लोग तो इस पे अड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम इसमें शामिल करेंगे और दूसरी बार कंपटीशन होगा, जो कि बात काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है मिसेस जू की, जिनके अंदर जाओ की कंपनी आती थी, इसलिए जाओ और उसके डैड दोनों इसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। वो यहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि कंपटीशन पहले ही खत्म हो गया, इसलिए कोई भी किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करेगा। फिर वो गांव को थैंक्स बोलती है, क्योंकि समय पे जब वो हॉस्पिटल गई थी तब उनका ट्रीटमेंट हो गया था, क्योंकि उनके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे समय रहते अगर वो अपना इलाज नहीं करती तो वो उनकी जान भी जा सकती थी। इसलिए वो गांव को थैंक्स कहती हैं और कहती हैं कि मैं अब गांव के साथ हूँ, तो देखती हूँ कि इसका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। ये देखकर तो ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी फैंग आगे आता है और कहता है कि जरा इस एक्सपेंसिव पत्थर पे तो नजर डाले, क्योंकि ये जो तुम्हारा पत्थर है वो आम पत्थर से काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि काफी ज्यादा कीमती भी लग रहा है, इसलिए पहले हम इसे काट कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर से निकलता क्या है। तो कहने के बाद वो उस पत्थर को काट देते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है कि ये तो आम सा पत्थर है, जिसे ऊपर से पेंट करके यहाँ पे लाया गया था और किसी ने इनकी जांच नहीं की थी, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही चीजें बेचा करते थे और इनके ऊपर लोगों को भरोसा था। लेकिन इस बार तो इन्होंने सबका भरोसा ही तोड़ दिया। अब सभी लोग गाँव की तरफ हो जाते हैं, जिस वजह से ये बाप बेटे दोनों ही डरने लगते हैं और मौका मिलते ही यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। मतलब मौका मिलते ही ये दोनों यहाँ से भाग लेते हैं। इसके बाद गांव की एक्स वाइफ लिन आगे आती है और कहती है कि मुझे भी धोखा मिला, क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर तो गांव तो कुछ समझ ही नहीं पाता है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे पैसों के लिए छोड़ के गई थी। अगर तुम किसी और रीजन की वजह से मुझे छोड़ कर गई होती तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचता, लेकिन इस समय तो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो लिन का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। और इसके बाद गांव और चू यहाँ से जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वेल, इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। नेक्स्ट आप कौन सी मैजिकल ड्रामा देखना चाहते हो मुझे कमेंट पे जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें।